बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी है। निफ्टी तो फिर भी हरे निशान में अपने आप को टिकाए हुए है, लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये लाल निशान में तब्दील हो चुका है और फिलहाल 39,000 के लेवल को होल्ड आउट करने का भरसक प्रयास कर रहा है। निफ्टी दूसरी तरफ 17,000 के नीचे इस समय कर रही है कारोबार बिल्कुल सपाट। ऐसे में आखिरी 2 घंटे के लिहाज से आपको हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आन राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मार्केट पर ही आपका व्यू जानना चाहूंगी। ये जो शुरुआती तेजी फिजल आउट हो गई, क्या इसमें कुछ खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या बिल्कुल अवॉइड? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम आपके शोज पे भी कॉन्स्टेंटली यही बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। एफआईएस का जो डेटा है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है, तकरीबन 11% वो हो गया है। तो इसी कारण की वजह से मार्केट नीचे टिक नहीं पा रहा है। ऑल्दो अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, इसलिए मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा। तो पॉजिटिव ट्रिगर की राह देख रहा है मार्केट, या फिर एब्सेंस ऑफ नेगेटिव ट्रिगर की राह देख रहा है मार्केट। जब भी ऐसा कुछ होगा तब हम बहुत ही बड़ा और शार्प बाउंस देख सकते हैं मार्केट में। बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 16,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है मार्केट के लिए। अपसाइड में अगर ये बाउंस आता है जैसा एक्सपेक्टेड है तो 17,500 17,700 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है नेहा जी, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज हमें थोड़ा बहुत इंटेंट दिख रहा है बुल्स के साइड से कि वो एटलीस्ट जो फॉल आया है उसके बाद यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा वापस से रैली करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम देखें पिछले हाफ एन आवर में थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी भी आया है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। तो एक इंटेंट बुल्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट वो लोग नीचे फाइट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कुछ इसी प्रकार का प्रयास हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की तरफ से, एक बार फिर से आने की कोशिश, 39,100 के लेवल को छूने का भरसक प्रयास। तो इंटेंट है, लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो अपना है कॉशन है वो गवा दें। आपको कॉशियस रहना है और सही लेवल का इंतजार करना है जहां पर आपको बेहतरीन एंट्री पॉइंट मिले। और ऐसी स्थिति में निफ्टी को 17,500 से 700 के लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस आना बाकी है। चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हम कुछ स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं और कई जगह आपको शॉर्ट्स के भी मौके मिलेंगे। लेकिन आईटी स्पेस आज मार्केट को संभालने का, सहारा देने का काम कर रहा है। निफ्टी टॉप गेनर की लिस्ट पर नजर डालें तो एचसीएल टेक उनमें से एक है, गेनर्स की लिस्ट में सूची में सबसे ऊपर। और तीसरे पायदान पर हम इन्फोसिस को देख रहे हैं जिसमें 2-2.25% की स्ट्रेंथ इस समय दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर मेहुल जी, एचसीएल टेक, इन्फी इस समय कैसा लग रहा है? देखिए नेहा जी, पहले तो हम इन्फी की बात करेंगे। इन्फी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें तो तकरीबन 1,600 रुपए से 1,400 तक आ गया। तो यहाँ पर इन्फोसिस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। एचसीएल टेक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी अगर किसी को बाय करना है तो 1,390 के स्टॉप लॉस से एक बार इन्फोसिस बाय कर सकते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन 1,500 तक का इसमें पुल बैक देखा जा सकता है। तो इन्फोसिस मेरे लिए प्रायर बेट रहेगा एचसीएल के कंपेयर में। लेकिन एचसीएल भी बहुत ही अच्छा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है एचसीएल में 1,200 तक के पोटेंशियल है, बट ट्रेड वाइज अगर देखें, रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखें तो इन्फोसिस ज्यादा बेटर है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिनकी पोजीशन है एचसीएल टेक में वो बने रहें और 1,200 पे निकलने का फिर प्रयास करें? जी हाँ नेहा जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। इनफैक्ट 1,200 के बाद भी एक बार रिव्यू करना चाहिए पोजीशन और होल्ड करनी है कि नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इसका जो ऑल टाइम हाई है तकरीबन 1,300 के पास है। तो ये उस प्रोसेस में है, धीरे धीरे जाएगा, बट वहां तक के भी पोटेंशियल है। तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो इन्फोसिस में कीजिए। ओके, ताजा खरीदारी के लिए इन्फोसिस आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। 1,500 का लक्ष्य यहां बनता दिख रहा है, 1,390 के पास एक स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी एचसीएल टेक में है तो आपको बिल्कुल बने रहना है। 1,200 पहला पड़ाव होगा और वहां पे भी आप रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ इन दोनों ही स्टॉक्स में भरपूर दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्पेस पर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। क्या एक बार फिर से 39,000 के लेवल के नीचे टूटने का रिस्क है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये कि आज प्रेशर बनाने का काम जो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंडसइंड कर रहे हैं, यहां पर क्या कोई फ्रेश शॉर्ट्स के मौके तलाशने चाहिए या बिल्कुल अवॉइड?
नेहा जी देखिए, शॉर्ट्स तो बिल्कुल भी अवॉइड ही करनी चाहिए इस मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज जब तक एक बाउंस नहीं आएगा तब तक फिर से सेलर्स हावी हो नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये जोन ही नहीं है जहां पर सेलर्स सेलिंग टिक पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, एक कोई नी जग रिएक्शन कोई आता है, कुछ मेजर इवेंट हो जाता है, कुछ बड़ा नेगेटिव न्यूज आता है तो गैप डाउन होगा। बट ओपन मार्केट में मार्केट का बहुत जोर से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि आपने कहा कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि नीचे का सपोर्ट जो कल का लो है 38,600 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो गया है। बट ये कंफर्मेशन कब आएगा नेहा जी? 39,400 के ऊपर जब भी बैंक निफ्टी सस्टेन होगा तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ 38,600 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद 41,000 तक के बाउंस बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो आपने जो जो नाम बताए उनसे विपरीत मुझे कोटक बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक अगर देखें तो पिछले 1-1.5 साल में 1650-1630 के बीच में आता है, और बाद में हमने 8 to 10% धीरे धीरे रैली उसकी देखी है। तो कोटक यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। कोटक किसी को बाय करना है तो 1630 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है। अपसाइड में मुझे लग रहा है 1750 से 1800 तक के लेवल्स आ सकते हैं कोटक। ओके, तो बैंकिंग स्पेस अभी भी निफ्टी बैंक को हमें वॉच करना होगा डिसाइसिवली। 39,400 इस रेजिस्टेंस को पार करके इसका टिकना जरूरी है, तभी वापस से तेजी की ट्रेंड पकड़ेगा। और चुनिंदा स्टॉक्स में कोटक बैंक पर करिएगा फोकस, यहां पर कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इफ इट ऑल अगर आपको बैंकिंग स्पेस में पैसा लगाना है तो कोटक बैंक मेहुल जी के हिसाब से बेहतरीन बेट इस समय साबित हो सकती है। लेकिन चलिए आपको एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तरफ लेकर चलते हैं। स्पेशलिटी स्टील पीएलआई स्कीम के तहत आज 27 कंपनियों से 57 एमओयू किए गए हैं। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे से खास बातचीत में स्टील सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि एमओयू से 30,000 करोड़ का नया निवेश आएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं इस इंटरव्यू का अंश। आज जिस तरह से हमने पीएलआई 1 के तहत 57 एमओयूज किए हैं, कितना इससे हम जो पैसे आने की उम्मीद कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरह का केपेक्स होगा, और प्रोडक्शन किस तरह का इंसेंटिव कैसे देते हैं? इसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करीब 25 मिलियन टन के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। लगभग 30,000 करोड़ रुपयों के निवेश की संभावना है। 55,000 लोगों के रोजगार मिलने की संभावना है। मैं समझता हूँ कि एक स्टील उद्योग के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है। और अगर आप आज के दिन जो क्षमता देखेंगे तो लगभग 157 मिलियन टन है, और उसमें 25 मिलियन टन की अतिरिक्त संभावना इस स्कीम के माध्यम से जो सृजित की जा रही, वो इस देश में न सिर्फ इस्पात का उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि इस्पात उत्पादन की जो विविधता है उसको भी बढ़ाएगी। और भारत को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें मैन्युफैक्चरर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगी। कि पीएलआई 2 भी अनाउंस कर सकते हैं, किस तरह की उसकी रूप संरचना होगी, किस तरह का रूपरेखा होगी, और मौजूदा जो पीएलआई है उससे कैसे वो अलग होगी? मैं बिल्कुल डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं कि क्या शेप आएगा, बट जो चर्चा ये चल रही है कि जिन सेक्टर्स में मांग है और उनको हम शामिल नहीं कर सके उनको हम शामिल करेंगे। जो पीएलआई रेट्स हैं वो 3 रेट्स अभी थी, और उसमें उनको जो हैंडीकैप है जिसको पीएलआई के माध्यम से एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग बिल्कुल खुले माइंड से विचार करेंगे। अभी जो तीन पीएलआई रेट्स थी, पीएलआई ए, बी, सी, तो उसके अलावा भी अतिरिक्त मांग उठ सकती है, उस पर भी विचार करेंगे। और किनको इसके निवेश में शामिल किया जाएगा इस पर भी विचार करेंगे, पर निर्णय अंतिम रूप से कैबिनेट के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए, तो स्टील स्पेस के लिए, स्पेशलिटी स्टील के लिए खासतौर से कुछ बड़े निवेश की तैयारी और 30,000 करोड़ के नए निवेश की तैयारी अब ये पूरा स्पेस कर रहा है। इनफैक्ट आज हम इंसिडेंटली देख रहे हैं कि मेटल स्पेस से अच्छा खासा आप कह सकते हैं बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। टाटा स्टील भी अपने तरफ से कुछ स्ट्रेंथ प्रदान करने की कोशिश कर रहा है और सेल 0.25% की स्ट्रेंथ वहां पर है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर है। चार्ट्स पे मेहुल जी हम आपका व्यू जानना चाहेंगे, स्टील स्पेस की कंपनियां किस प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है? आज कोई इस समय कोई मौके दिख रहे हैं?
देखिए स्टील सेक्टर में मुझे सबसे सेफ जो कम वोलेटाइल है वो है टाटा स्टील, वो लगता है। मुझे लगता है काउंटर ज्यादा कुछ डाउनसाइड इसमें है नहीं, यहाँ पर 105 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में है, एक दायरे में है, ट्रेड कर रहा है। वो 108 के ऊपर जब भी ये नेहा जी निकलेगा ये काउंटर, तो 120 130 तक के बड़े लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू हो गया, सेल हो गया, वो थोड़े से वोलेटाइल है, अभी भी मैच्योर्ड नहीं हुए हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड बने इनमें। बट टाटा स्टील यहाँ पर वॉच लिस्ट में होना चाहिए, 108 के ऊपर अच्छा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ओके, इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप जरा अपना व्यू नाल्को पर भी दें। वैसे तो आपने बहुत सारे स्पेस में बताया कि आपको टाटा स्टील बेस्ट लग रहा है, लेकिन नाल्को यहाँ पर हमने देखा कि आज ऊपरी लेवल छूने के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास वहां से फिर थोड़ा फिजल आउट हुआ, लेकिन लगातार पीक्स बनते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ कोशिश दिख रही है इसकी चढ़ने की। आपका क्या नाल्को पे व्यू बन रहा है? जी हाँ नेहा जी, एक्चुअली स्किप हो गया था नाल्को। अगर मैं नाल्को की बात करूं तो एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है। 8550 के ऊपर वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो ये कंफर्म होगा कि तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद ये 8550 का लेवल्स निकल रहा है। तो जब भी ये ब्रेकआउट आता है, बहुत ही नजदीक है हम, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 10% का मूव आना चाहिए। इसका सपोर्ट है 80 पर और 95 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है, ये पिछले 3 या 4 बार ये ब्रेकआउट, सेम ब्रेकआउट को अटेम्प्ट कर चुका है और फेल हो चुका है। तो इस बार देखना पड़ेगा कि 8550 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। अगर सस्टेन होता है तो 95 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे नाल्को में। चलिए, 70 पैसे की दूरी पर है। अब देखने वाली बात यही होगी कि 85 रुपए 50 पैसे, इसके पार अगर टिकने में कामयाब हुआ तो सीधा 10% का अपसाइड दिखेगा। तो इस लेवल को वॉच करिएगा। मेहुल जी स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 80 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है नाल्को में खरीदारी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और बाजिंग स्पेसेस हैं स्टॉक से जो फोकस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स मेहुल जी की टॉपिक रखेंगे आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। मेहुल कोठारी जी हमारे साथ बने हुए। मेहुल जी, इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं? नेहा जी देखिए, 2 मिड कैप स्टॉक्स है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इस रेट पर। पहला है रेडिंगटन 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है और काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 155 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 184 का। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। थोड़े दिनों पहले ही एक ब्रेकआउट आया है, उसके बाद एक पुलबैक आया, तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है मिड कैप स्पेस में। इसमें बड़ा कोई फॉल आया नहीं है, तो स्ट्रेंथ दिख रही है काउंटर में। तो मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, 260 के करीब ट्रेड कर रहा है। 250 के स्टॉप लॉस से केएनआर कंस्ट्रक्शन को बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट रहेगा 280 का। ओके, केएनआर कंस्ट्रक्शन और रेडिंगटन, 2 बेस्ट पिक्स आज मेहुल जी की तरफ से आती हुई। थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मार्केट में बजिंग स्टॉक्स पर अपनी राय दर्शकों के सामने आज रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ मार्केट रेडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।